कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें फाउंडेशन क्लास। क्योंकि मैंने कहा था कि सैटरडे और संडे को आएगी, पिछले सैटरडे संडे नहीं आई थी, वो कुछ कारण से नहीं आई थी, मैं बता चुका था। तो आज दिन में जो क्लास आई थी वो आरओ और एआरओ की पहली क्लास है। ध्यान से सुनना, आरओ एआरओ की पहली क्लास है और जो छात्र उस क्लास को देख रहे हैं वो उत्तराखंड की हेल्थ के लिए ये वाली क्लासेस देख सकते हैं। कहने का मतलब है जब तक आपका आरओ एआरओ प्रीलिम्स होगा तो एटलीस्ट उत्तराखंड की हिस्ट्री और आधा उत्तराखंड का भूगोल कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको यहाँ से भी फायदा हो सकता है। ठीक है, यानी आप दोनों चीज़ों को अगर क्षमता है, क्योंकि देखो ये मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप इस चीज़ को देखो ही देखो, अगर आपके अंदर क्षमता है तो देखना। वरना होता क्या है, पढ़ा तो मैं रहा हूँ, टॉपिक मैं ढूंढ रहा हूँ, कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको तो सिर्फ मतलब परोस रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लो। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए भी फायदेमंद सिद्ध होगी। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का पोर्शन तो आना ही है, 10-12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे उत्तराखंड से। ठीक है, 8 क्वेश्चन तब भी आएंगे, तो आपके लिए ये भी कारगर सिद्ध होगा। ठीक, देखिए पिछली क्लास में मैंने कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में आपको बताया था। आज हमारा वो एंड हो जाएगा, यानी कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का जो पोर्शन है इसकी सेकंड पार्ट है और ये आज हमारा एंड हो जाएगा। कल हमारा इससे आगे को टॉपिक आएगा जो कि परमार वंश से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या क्या हो रहा था उत्तराखंड में, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली बढ़ेंगे लेकिन बहुत सेफली हम चलेंगे, ताकि हमारा आगे जब गाड़ी बढ़े ऐसा नहीं हो कि हम इधर के रहे ना उधर के रहे, हम अपनी मंजिल तक पाके रहेंगे। इस तरीके से हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में बच्चों आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश का आज पार्ट क्या है, सेकंड है। कार्तिकेयपुर और कत्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, यानी हम क्या पढ़ ले, कार्तिकेयपुर राजवंश। अब जितना मैंने इससे पहले इसमें पढ़ाया है वो आपने देख लिया होगा। अब मेन चीज आती है बच्चों इनकी राजधानी को लेकर। ठीक है, आखिर इस वंश की राजधानी कहाँ थी, यानी जो इनके कैपिटल थी, कहाँ से रूल करते थे, इस पे भी संदेह है इतिहासकारों को। तो दो राजधानियां बताई जाती हैं। कई लोग इनकी प्रारंभिक राजधानी जो बताते हैं, यानी स्टार्टिंग में इन्होंने रूल किया था, यानी जो प्रारंभिक राजधानी थी यानी स्टार्टिंग रूल था इनका, वो अपने आप में एक जगह थी जिसका नाम कार्तिकेयपुर ही बोला गया था और ऐसा कहा गया था कि इसकी राजधानी के नाम पर ही कार्तिकेयपुर इस वंश का नाम भी पड़ा। ठीक है, यानी कार्तिकेयपुर। और ये कार्तिकेयपुर किस जगह पे है, इस पे इतिहासकार भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, बाद में इन लोगों ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी और ऐसा शिफ्ट करके इन्होंने इस राजधानी को पहुंचा दिया बैजनाथ। कहाँ पहुंचा दिया, बैजनाथ, जिसको कि क्या बोला जाता है, कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी। और ये जो बैजनाथ का इलाका है वर्तमान बागेश्वर में। ठीक है, वर्तमान बागेश्वर जिले में एक गरुड़ नाम की जगह है जो कि गोमती नदी है वहाँ पर बहती। इस नदी के आसपास का जो इलाका है वो क्या कहलाया, बैजनाथ या कत्यूर घाटी कहलाई। इन लोगों ने यहाँ पर राजधानी को शिफ्ट किया। अब मेन क्वेश्चन उठता है, इतिहासकारों ने इस कार्तिकेयपुर को कहाँ, मतलब किस रूप में पहचाना, कहाँ पहचाना। कई इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि ये वर्तमान जोशीमठ के आसपास का इलाका था। कई इतिहासकार मानते हैं नहीं, ये जोशीमठ का इलाका नहीं था, कोई और इलाका होगा। यानी एक प्रकार का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं, हमने कोई शोध करनी है नहीं करनी है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, हमारा करियर बन जाए, हम सरकारी सेवक बन जाए, यही तो हम चाहते हैं ना। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि हम इस पर रिसर्च करें या बहुत डेप्थ में पढ़ें। बच्चों शिक्षा ऐसी लेनी चाहिए, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है। कभी कभार क्या होता है कि हम अत्यधिक पढ़ने के चक्कर में उसमें उलझ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना। शोध अलग चीज है, पीएचडी करना अलग चीज है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अलग चीज है, सब में डिफरेंस है। ठीक है, एकेडमिक पढ़ते तो अलग चीज थी। तो ये कार्तिकेयपुर को ऐसा माना गया कि शायद जी जोशीमठ के आसपास का इलाका हो। तो कार्तिकेयपुर के नीचे ऐसे आप लोग ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, कार्तिकेयपुर के ब्रैकेट में संभवतः जोशीमठ लिखना, कंफर्म नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपका पेपर में आगे कुछ नहीं आया, ऑप्शन में जोशीमठ आ गया तो जोशीमठ मार सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसकी राजधानी के बारे में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में थे। ठीक, अब देखो बात आती है बच्चों इनका राज्य का विस्तार कहाँ तक था, यानी ये किस रीजन तक अपना फैले हुए थे, कहाँ कहाँ इसको फैला माना जा सकता है। देखिए
उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन था यानी गढ़वाल और कुमाऊं का जो उत्तरी भाग था, जहां से भूटांतिक प्रदेश आता है, यानी जिसको अभी वर्तमान में तिब्बत का इलाका कहते हो, कुछ लोग मानते हैं कि वेस्टर्न यानी नॉर्दर्न पोर्शन से लेकर वेस्टर्न पोर्शन तक ये भूटांतिक इलाके तक फैले हुए थे। दूसरा, ऐसा भी कहा गया कि फ्यूचर में बाद में नेपाल की सीमा तक चले गए थे और वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, फैल चुके थे। तो मतलब गंगा घाटी, सतलज घाटी, ये वो इतना नहीं जानना। यानी राज्य विस्तार से संबंधित हमको इनके प्राप्त अभिलेखों के बारे में कोशिश करने की ये पता होनी चाहिए। यानी इनके कुछ प्रमुख अभिलेख मतलब हैं कि जो इन्होंने लेख वगैरह खुदवाए वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, उसी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके राज्य विस्तार का एक अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला लिख ले कंडारा अभिलेख, ये मैंने आपको बताया किस वंश से संबंधित है, पूछेगा कार्तिकेयपुर। दूसरा जो अभिलेख है पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर। थर्ड जो अभिलेख मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने बागेश्वर से मिले हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर देखी होगी। और फोर्थ मैंने इसमें बताया था चंपावत से, ठीक है। तो मैं फोर्थ कहाँ पे लिख दूं, इधर जो सिमट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ कहाँ से मिला था, यानी फोर्थ जो मिला है अपने आप में वो कहाँ से, चंपावत से। तो जब ये अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं अभिलेखों के आधार पे आप अनुमान भी तो लगा सकते हो ना कि ये कंडारा, पांडुकेश्वर, बागेश्वर, चंपावत, यानी चमोली, बागेश्वर, चंपावत के इलाके के साथ साथ, यानी चंपावत कहने का मतलब है अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो इसका ईस्टर्न पोर्शन जो है चंपावत, यानी चंपावत मतलब नेपाल सीमा तक कहीं ना कहीं इनका अपने आप में पोर्शन फैल चुका था, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे कंडारा, पांडुकेश्वर, यानी पांडुकेश्वर, चमोली यानी उत्तरी भाग, यानी उत्तर का जो भूटांतिक यानी जो तिब्बत का इलाका है वहां तक ये धीरे धीरे क्या हो चुके थे, फैल चुके थे। बस बच्चों इतना ध्यान रखना कि इसके अभिलेख किस जगह पे कहां पे अपने आप में प्राप्त हुए हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के स्टडी करना बेवकूफी भरा काम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है बच्चों इनके समय की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, यानी इनके समय क्या क्या हुआ था, प्रमुख राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो अपने आप में इवेंट हुए थे, प्रमुख राजनीतिक घटनाएं किसके समय में, कार्तिकेयपुर वंश के समय में। एक दो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। उनमें से एक घटना है, अगर आपको याद होगा, एक प्रतिहार राजा था, इनके समय की ही घटना हो, ठीक है। प्रतिहार राजा बाउक उसका नाम था, क्या था, बाउक। इसने क्या किया था, गढ़वाल का जो दक्षिणी भाग था, यानी बाउक द्वारा, लिखो बाउक द्वारा गढ़वाल के दक्षिणी भाग, बाउक द्वारा गढ़वाल के दक्षिणी भाग जिसका नाम था क्या, मयूर राज्य पर आक्रमण किया था। मयूर राज्य को पराजित किया था, लिखो को पराजित, ठीक है, को पराजित। और ये जो गढ़वाल का दक्षिणी भाग में कह रहा हूं, ये वर्तमान मोरध्वज का इलाका यानी कोटद्वार के आसपास का मोरध्वज, ठीक है, यानी जिसको दक्षिणी गढ़वाल आप लोग कहते हैं, साउथ जो गढ़वाल का पोर्शन था, इस भाग पे एक राजा था जिसका नाम था बाउक था। उसने क्या किया था, मयूर राज्य को पराजित किया था। और वो किसके समय की है, कार्तिकेयपुर। अब कार्तिकेयपुर का अगर समय की घटनाएं हैं तो इसमें कार्तिकेयपुर राजा कौन होगा, कार्तिकेयपुर राजा कौन था, उसका नाम था ललित सूरदेव, ठीक है। इसका नाम क्या था, ललित सूरदेव इसका नाम था, ठीक है। ललित सूरदेव के समय इसने क्या किया था, स्टार्टिंग में ललित सूरदेव उस टाइम क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। इसके अलावा इनके समय की एक प्रमुख घटना है कनकपाल द्वारा, सेकंड लिखो, कनकपाल द्वारा पंवार राजवंश की स्थापना की गई। पंवार राजवंश की स्थापना की गई, ठीक है। और ये जो पंवार राजवंश की स्थापना थी वो कब हुई थी, 888 ईस्वी में, 888 ईस्वी लिख दो, ठीक है। 888 ईस्वी में कनकपाल द्वारा क्या की गई थी, पंवार राजवंश की स्थापना की गई थी। तो पंवार राजवंश की जब स्थापना हुई थी उस समय जो कार्तिकेयपुर नरेश था, जैसे ललित सूरदेव कब था, जब ये बाउक का आक्रमण हुआ। पंवार राजवंश की स्थापना के समय इनका जो राजा था, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इधर। तो कार्तिकेयपुर जो राजा था उसका नाम था सुभिक्ष्य राज, यानी एक राजा का नाम मैंने अगर आपको ध्यान होगा बताया था, उसका नाम था, सॉरी सुभिक्ष्य राज नहीं, सलोड़ादित्य, यानी राजा सलोड़ादित्य वंश था, यानी राजा कौन सा, सलोड़ादित्य, ठीक है,
सलोणादित्य, सुभिक्षित राजनी सलोणादित्य के समय इनने क्या किया था, पवार राजवंश की स्थापना हुई थी इसी इन्हीं के समय। यानी कहने का मतलब है कि आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि जब ये कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पर रूल कर रहा था उस समय जो आपका शासन था वो किसका था, यानी कनकपाल के द्वारा पवार राजवंश की स्थापना के समय सलोणादित्य राजा था, यानी रूल कर रहा था। और प्रतिहार राजा के समय बाउक ने जब आक्रमण किया था वहां पर ललित सूर्यदेव था। कार्तिकेयपुर राजवंश की ये प्रमुख घटना है। इसके बाद सीधे सीधे हम लोग देखते हैं इनकी जो मतलब इनका जो टाइम पीरियड है बच्चों, उत्तराखंड में आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के लिए ये राजवंश अपने आप में क्या है, फेमस है, यानी जाना जाता है। अब हम इसको कैसे देखेंगे, आप लोग कुछ देखना है, ठीक है। देखिए इनके समय का पहली सबसे मेन जो चीज है, इनके समय का जो प्रमुख व्यवसाय था, लिखो इनके समय का प्रमुख व्यवसाय क्या था, एग्रीकल्चर था। यानी ये जो था एक साम्राज्य कृषि बेस्ड यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इनकी इकोनॉमी थी। और ये जो था भूमिकर यानी जो कृषि था उसी से भूमिकर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। लिखो राज्य की आय का प्रमुख सोर्स, यानी इनके समय में जो राज्य की आय हुआ करती थी, अभी फैक्ट आ गए, ठीक है, आय का प्रमुख स्रोत यानी मेन सोर्स जो था इनकी आय का वो क्या हुआ करता था बच्चों, लैंड टैक्स यानी भूमि कर, ठीक है। भूमि कर इनकी आय का क्या था, प्रमुख सोर्स हुआ करता था। यानी किसके समय में, ये कार्तिकेयपुर। यानी वन और खनिज से भी इनको कर मिलता था, पशु से भी कर मिलता था। ब्रैकेट में लिखो वन प्लस खनिज प्लस पशु, इनसे भी ये क्या करते थे, कर यानी टैक्स वगैरह इनको मिलता था। इनकी आय का क्या हुआ करता है, प्रमुख सोर्स हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद आता है इनकी आय में भूटांतिक व्यापार से भी इनको मतलब क्या हुआ, आय हुई। देखो भूटांतिक व्यापार यानी जो तिब्बत से इनका व्यापार होता था उससे भी इनको क्या होती थी, आय होती थी। यानी भूटांतिक व्यापार से भी इनका इनकम का बहुत बड़ा सोर्स था। भूमि नापने के लिए दो चीजों का प्रयोग करते थे। भूमि नाप प्रणाली किस पे आधारित थी, देखो भूमि नाप प्रणाली लिखो, यानी जो भूमि को नापते थे, भूमि नाप यानी भूमि को नापने के लिए दो चीजों का प्रयोग करते थे। उसका नाम था एक प्रकार का द्रोण वापन और नाली वापन प्रणाली, ठीक है। अगर कभी ये पूछता है किस वंश ने द्रोण वापन व नाली मापन, यानी अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश ने भूमि के नाप हेतु यानी भूमि की नाप हेतु द्रोण वापन और नाली वापन प्रणाली का प्रयोग किया, तो आप बताओगे कार्तिकेयपुर नाली वापन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आप नाम से ही अगर इसको क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो कि लैंड को जो ये अपने आप में नापते थे, द्रोण वापन व नाली वापन प्रणाली का इसके लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। इनके वहां पर एक उपरिक नामक अधिकारी होता था जो कहां पर रूल करता था, प्रांत का। लिखो प्रांत का अधिकारी। प्रांत जो होते थे जैसे अभी स्टेट है वैसे, ठीक है, जैसे अभी स्टेट देखते हैं ना आप अलग अलग, उसी प्रकार के प्रांत होते थे। प्रांत उसका अधिकारी जो कहलाता था उपरिक। यानी कभी ये पूछेगा उपरिक नाम का अधिकारी कहाँ पर रूल करता था, तो प्रांत पे जो रूल करता था वो उपरिक नाम का क्या हुआ करता था, अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी भरकम अपने आप में उपाधियां ली जिनमें परम ब्राह्मण की उपाधि बहुत फेमस है, ठीक है। लिखो परम ब्राह्मण की उपाधि, परम ब्राह्मण की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण की गई, अगर पूछता है तो कत्यूरिया कार्तिकेयपुर शासकों द्वारा क्या की गई, परम ब्राह्मण की उपाधि को धारण किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका क्या रह सकता है, इंपोर्टेंट रह सकता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको आने वाले भविष्य में आने वाले समय में एग्जाम देने होंगे। एक ही बार में क्रैक कर जाओ, इतनी बेहतर स्टडी आप लोग करना, ठीक है। अब आता है बच्चों इसके बाद मेन चीज इनका स्थापत्य कला, यानी इनका जो स्थापत्य कला या वास्तुकला जो होता है, आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। लिखो स्थापत्य कला, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश का स्थापत्य कला आपने क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा समृद्ध। अगर कभी ये पूछता है उत्तराखंड के इतिहास में किस राजवंश का जो अपने आप में स्थापत्य कला है यानी आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, तो क्या बताओगे, स्थापत्य कला के लिए कार्तिकेयपुर, ठीक है। प्राचीन मंदिर जो अधिकांश बने हैं इन्हीं के समय में बने हैं, ठीक है। लिखो अधिकांश प्राचीन मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। अधिकांश प्राचीन
मंदिर अगर निर्माण पूछता है किस वंश के समय हुआ, तो वो कौन से थे बच्चों? कार्तिकीपुर राजवंश के समय ही अधिकांश प्राचीन मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में याद रखना शैव मंदिर भी हैं और वैष्णव मंदिर भी, यानी शिव जी के मंदिर प्लस वैष्णव दोनों ही प्रकार के इन्होंने मंदिर बनाए। ठीक है, शैव प्लस वैष्णव मंदिर। और ये जो मंदिर बने ये काष्ठ मतलब लकड़ी के भी बने प्लस पाषाण के भी बने, पत्थरों के। ठीक है, काष्ठ प्लस पाषाण के भी मंदिर ये बनाए गए थे। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर पूछता है उत्तराखंड में कौन सा काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी एक प्रकार का गोल्डन एरा, बहुत ज्यादा समृद्धशाली कला इनकी रही थी। और उस स्वर्ण कला के अंदर स्थापत्य कला जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध थी, किसकी थी? कार्तिकीपुर। अधिकांश प्राचीन मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया, शिव जी के साथ साथ विष्णु के मंदिर बनाए और काष्ठ व पाषाण से इनके द्वारा क्या किए गए थे? मंदिर बनाए गए थे। अब देखना इनकी स्थापत्य कला में जो बच्चों मंदिर निर्माण की शैली थी, दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण इनके समय में हुआ है। उन दो प्रकार के मंदिरों के बारे में देखो, अगली लाइन से लिखो। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय प्रमुख रूप से दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय प्रमुख रूप से दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। कितने प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ? दो प्रकार के। एक मंदिर को कहा जाता है बच्चों जो यहां पर है छत्र युक्त, यानी जो आपने कई मंदिर देखे होंगे छाता टाइप की होती है, ऊपर से गोला टाइप का। ठीक है, एक मंदिर देखा होगा आपने जैसे ऊपर शिखर टाइप का होता है, गोल सा बना होता है। कई मंदिर जागेश्वर वगैरह देखे होंगे आपने, यानी केदारनाथ वगैरह इस जगहों पे देखे होंगे, गोला सा होता है ना, छत्र युक्त। और दूसरा जो होता है बच्चों शिखर युक्त होते हैं। शिखर युक्त का मतलब मैंने आपको अगर एक मतलब जब मैं घर गया था अपने, एक ब्लॉग बनाया था मैंने अपने गाँव में मंदिर का, वो मंदिर दिखाया था मैंने। उसमें क्या होता है, जहां पर मुख्य देवता विराजमान होते हैं यानी मंदिर के अंदर, ठीक है, उसके ठीक सीध में ऊपर क्या बनाया जाता है? एक मतलब शिखर टाइप का बनाया जाता है, छत में आपने देखा होगा। तो दो प्रकार के इन्होंने मंदिर बनाए, एक छत्रयुक्त एक शिखर युक्त मंदिर। इनको कहा जाता है बच्चों पैगोड़ा प्रकार के मंदिर। पैगोड़ा के जो मंदिर हैं उसी के शेप में बने हैं, यानी पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है किनको? जो छत्रयुक्त मंदिर होते हैं। जबकि जो इसके अंदर कत्यूरी शिखर वाले मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पैगोड़ा प्रकार लिख दो, इसके दूसरा पॉइंट लिखो कत्यूरी शिखर वाले मंदिर। कत्यूरी शिखर मंदिर भी इनको अपने आप में कहा जाता है। ठीक है, यानी कत्यूरी राजवंश के समय ये बने थे। बेसिकली ये जो मंदिर थे ये कास्ट यानी लकड़ी के प्लस पाषाण यानी पत्थर के क्या किए गए थे? मंदिर बनाए गए थे, यानी लकड़ी के और पत्थर के क्या हुए थे? मंदिर को बनाया गया था, यानी काष्ठ व पाषाण मंदिर थे। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना छत्रयुक्त मंदिर के, बागेश्वर का बैजनाथ बागेश्वर के जो मंदिर हैं, ठीक है, बागनाथ धाम वगैरह, इसके अलावा आपको गोपेश्वर, देवलगढ़, बिनसर सब जगह मिलेंगे। देखो गोपेश्वर, देवलगढ़, ये इन सब जगहों पे कैसे मंदिर हैं अगर पूछता है तो छत्रयुक्त मंदिर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा बिनसर, अल्मोड़ा, ठीक है, बिनसर मंदिर भी इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है जो कि अल्मोड़ा में है। तो ये आदि कर दो, इस प्रकार के जो मंदिर थे वो अपने आप में छत्रयुक्त थे। जबकि जो सेकंड आता है शिखर युक्त, बेसिकली वो पत्थर के बने थे और वर्गाकार और बिना छत के ये होते थे। ठीक है, देखो पत्थर यानी पाषाण के होते थे, पाषाण के होते थे, ठीक है, और बिना छत्र के होते थे, वो गोला टाइप का इसमें नहीं होता था, वो लिखना नहीं है। और स्पेशली वर्गाकार होते थे। आपने देखा होगा ना कई मंदिर वर्गाकार होते हैं, यानी वो स्क्वायर शेप में होते हैं, यानी इधर भी दीवार, सामने दीवार, इधर दीवार, इधर दीवार, बीच में ऊपर से उठा रहता है, यानी वो शिखर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्गाकार अपने आप में शिखर युक्त मंदिर होते थे। किसके समय में? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसके एग्जाम्पल लिखो, बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट। ठीक है, इधर लिख देता हूं बैजनाथ, बैजनाथ, कटारमल, कटारमल में भी दिखते हैं ऐसे मंदिर, ठीक है, द्वाराहाट, ये सब के सब मंदिर जो है अपने आप में एक प्रकार के कत्यूरी वंश के शिखर युक्त मंदिरों के एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ जागेश्वर और जोशीमठ भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो जागेश्वर व जोशीमठ आदि कर दो, जोशीमठ आदि। इस प्रकार के मंदिर आपको क्या होते हैं? शिखर युक्त मंदिरों के रूप में देखने को मिलते हैं। इससे आगे आप लोग देखें, जो ये मैंने शिखर युक्त बनाया इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये परिवार समूह में देखने को मिलते हैं। लिखो
परिवार समूह में पाए जाते हैं, परिवार समूह के रूप में। तो अगर आप कहोगे परिवार समूह क्या होता है सर, कई मंदिर देखे होंगे ना आपने, जैसे आपने देखा होगा जैसे मंदिरों के अंदर बहुत छोटे छोटे और भी मंदिर होते हैं, ये कहते हैं कि ये इनका है, ये इनके ये देवता थे, ये यानी एक प्रकार के बृहत रूप वहां पे आपको देखने को मिलते हैं एक ही मंदिर परिसर में। तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है द्वाराहाट मंदिर समूह, उसके ब्रैकेट में लिखो द्वाराहाट मंदिर समूह। क्या पता है ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा एक परिवार मतलब समूह के रूप में देखने को मिलता है, तो द्वाराहाट में जो मंदिर समूह है वो अपने आप में परिवार मंदिर समूह का एक प्रकार का क्या है एग्जाम्पल अपने आप में इन मंदिरों को देखने को मिलता है। इसके बाद जो आगे आता है, इनके समय में मूर्ति कला भी ठीक ठाक रूप से प्रचलित हुई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे लिख लो, गुज्जर मूल ये मंदिर का एग्जाम्पल, ठीक है, का मंदिर लिखो, ये एक बार पूछा गया था पेपर में। गुज्जर मूल, अब तो इसके अवशेष बचे हैं, बेसिकली कहाँ है, द्वाराहाट में। गुज्जर मूल का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, द्वाराहाट में है, और अपनी सुंदरता व स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है इनके समय की मूर्ति कला, यानी मूर्तियों भी का भी इन्होंने निर्माण किया, यानी अपने आप में मूर्ति कला के लिए भी ये वंश जाना गया। और जो मूर्ति कला थी बेसिकली पाषाण व धातु, यानी पत्थर से और धातु से बनाई गई थी, ठीक है, पत्थर व धातु की हुआ करती थी। और अधिकांश इसमें जो पाषाण के हैं, यानी अधिकांश जो मूर्तियां बनी है वो पत्थर की बनी है, अधिकांश काहे की बनी है, पाषाण, यानी पत्थर की मूर्तियां इसमें देखने को मिलती है। किसमें, कार्तिकपुर राजवंश के उसमें। और बैजनाथ मंदिर समूह में इसको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिलती है। और हरे बालू की पाषाण, यानी इनकी जो अधिकतर मिलती हैं बैजनाथ मंदिर समूह में मिलती है, क्योंकि इनकी राजधानी वहीं थी। तो बैजनाथ मंदिर समूह की मूर्तियां किस वंश के बारे में जानकारी देती हैं, बैजनाथ मंदिर समूह की मूर्तियां। और इनमें जो प्रयोग किया है हरा बलुआ पत्थर, एक प्रकार के आप लोग कह सकते हैं हरे बालू की पाषाण से इसका निर्माण हुआ है। लिखो हरे बालू की पाषाण से, ठीक है, बालू की मतलब बलुआ रेत, पाषाण से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से इनकी जो मूर्तियां हैं वो जैसे लाखा मंडल, गंगाद्वार, श्रीनगर आदि जगहों से भी इसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो लिखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो ये मूर्ति कला। अब इसी में एक मूर्ति बहुत फेमस है, वो लिख लो नोट करके, हरगौरी मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर का नाम लिखो, हरगौरी मंदिर, मूर्ति नहीं है, हरगौरी मंदिर। ये जो हरगौरी मंदिर है बच्चों, ये अपने आप में कहाँ पर पड़ता है, वो काली मठ में, रुद्रप्रयाग में। और यहीं पर हरगौरी मंदिर में एक हरगौरी की मूर्ति है, हरगौरी की मूर्ति, ये कहाँ पड़ता है, काली मठ, ठीक है, काली मठ रुद्रप्रयाग। अब ये काली मठ में पड़ता है। इस हरगौरी मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ की थी, और उन्होंने कहा भारत में इतनी सुंदर और अखंड मूर्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। लिखो राहुल सांकृत्यायन ने इसके बारे में कहा, राहुल सांकृत्यायन, इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या कहा, भारत में इतनी सुंदर व अखंड मूर्ति नहीं, भारत में इतनी सुंदर व अखंड मूर्ति नहीं हो सकती, सुंदर व अखंड मूर्ति नहीं, अखंड मूर्ति नहीं हो सकती है। किसने कहा था ये, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश है वो कंप्लीट होता है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर कभी कोई पूछा गया होगा, पूछा भी गया होगा तो आपको वो आता होगा। भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप यहाँ से करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। अब देखना 8 क्लासेस के आने के बाद कुड़िंदा आपका कंप्लीट है, कार्तिकेयपुर राजवंश आपका कंप्लीट है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो आपकी कंप्लीट है। इसके बाद 1 या 2 क्लासेज आपकी पंवार से पहले की होंगी। फिर क्या है, पंवार और चंद्र राजवंश से एंड हो गया तो यही तो उत्तराखंड की हिस्ट्री है। मतलब 8 क्लास के बाद अगर हम 15-16 क्लासेस तक पहुंचे उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम फिनिश कर जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।